है सत्य सनातन संविधान। है सत्य सनातन संविधान, ये मुगलों के अभिलेख नहीं। है सत्य सनातन संविधान, ये मुगलों के अभिलेख नहीं। मोदी का स्वर्णिम भारत है, ये मुगलों का अवशेष नहीं। अभिलेख दिखाकर मुगलों के दावा वक्फी जेहादों का, अभिलेख दिखाकर मुगलों के दावा वक्फी जेहादों का प्रत्युत्तर तो देना होगा वक्फी भूमि के दावों का। दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं यतेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल माय लव माय थॉट्स यतेंद्र शर्मा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं समय, संयोग या साजिश। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं समय, संयोग या साजिश के विषय। दोस्तों, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है। ना तो वो अमेरिका का हो पाया, ना वो तालिबान का हो पाया, अफगानिस्तान का हो पाया। उसने अमेरिका पर अटैक करने वाले तालिबान का साथ दिया, ओसामा बिन लादेन का साथ दिया। यहां तक कि ओसामा बिन लादेन को उसने अपने यहां एबटाबाद में छुपाया। और उसी पाकिस्तान ने पैसे के लिए मुल्ला उमर को मरवा दिया। इस्लामिक अलमबरदार बनता है, किंतु मुल्ला उमर को मरवाने में उसका पूरा हाथ था। और जहां तक ओसामा बिन लादेन की बात है, उसने एबटाबाद में किस तरीके से ओसामा बिन लादेन को मरवाया अपने यहां पर अमेरिका से, ये सभी जानते हैं। स्पष्ट है पाकिस्तान का चरित्र उस पर अब हावी हो रहा है। न सिर्फ तालिबान अफगानिस्तान, जिसको वो नकाब लगा करके झूठा समर्थन करता था, वो उसके विरुद्ध हो गया है, वरन वो बलूचिस्तान, जिसे वो अपना पार्ट बताता है, जो कभी उसका पार्ट वास्तव में था नहीं, कब्जाया गया क्षेत्र है, वो बलूचिस्तान जिसकी बहन बेटियों को वो उठा लिया करता है। पंजाब प्रांत में सेना का, पंजाब प्रांत के लोगों का सेना पर दबदबा है, और वो बलूचिस्तान के लोगों को, सिंध के लोगों को मुहाजिर कहते हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में उनकी छोटी छोटी बेटियों को वो लोग उठा लेते हैं, औरतों को उठा लेते हैं, उनके सेना के जवान। यहां तक कि आदमियों को गायब कर दिया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। और जहां तक संज्ञान में आया है कि कई लाख लोग बलूच ऐसे हैं जो गायब हैं, जिनका यही पता नहीं है कि वो कहाँ है। ऐसी स्थितियों जब ज्यादा हावी हो जाती हैं तो निश्चित सी बात है, एक रिवॉल्यूशन होता है, एक क्रांति आती है, और वो क्रांति आ रही है। पाकिस्तान अपने बुने हुए जाल में फंसा हुआ है, आतंक के जाल में फंसा हुआ है। हमारे देश के अंदर भी वो आतंकवाद फैलाता है, लेकिन जिस आतंक को उसने चारों तरफ फैलाया है, आज विश्व जो उसने लगाई है, उसके फल उसे मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हमने वर्तमान में उस विश्व के देखे भी कि किस प्रकार से अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी उसके ऊपर हमले कर रही है, हमलावर है। किस प्रकार से बलूच आर्मी, अभी एक पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली गई, एक बस हाईजैक कर, बस को आईडी या सुसाइड बॉम्बर द्वारा उड़ा दिया गया। 90 के लगभग अभी उनके सैनिक मारे गए हैं। यहां तक खबर आ रही है कि हाफिज सईद को 72 हुरों से, अब 72 हुरे तो बेचारे को क्या मिलेंगे, खैर 72 लडूरे मिलेंगे, तो 72 लडूरों से उसे मिला दिया गया है। पता नहीं मुझे ये अभी खुशखबरी भुगता है या नहीं, लेकिन भारत का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद यदि 72 लडूरों से मिला है, तो एक खुशखबरी की बात हो सकती है। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक का चयन क्यों किया है, समय, संयोग या साजिश, क्यों इसका नाम रखा है? दोस्तों, अभी हमारे यहाँ काफी समय से वक्फ बोर्ड के विरुद्ध एक बिल लाने की बात की जा रही है, उसका प्रस्ताव हुआ है, उस पर जेपीसी भी बनी है, सभी की राय ली गई है। इतने दिन से
थोड़ा बहुत विरोध के स्वर सुनाई दे रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से अभी कल ही दिल्ली के अंदर एक आक्रोशित रूप निकल करके सामने आया है, वो संदेह पैदा करता है। जिस प्रकार से भारत का भगोड़ा भंगड़ जाकिर नाइक पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से मिला है, जिस प्रकार से उसे बुलाया गया है, वो संदेह पैदा करता है। संदेह इसलिए भी पुख्ता हो जाता है कि वक्फ के नाम पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो धरना दिया, उसमें जिस प्रकार की धमकियां भारत के विरुद्ध, एक देश के विरुद्ध दी गई, वो निश्चित रूप से ही संदेह को पुख्ता करता है कि पाकिस्तान अपना मरा हुआ सांप भारत के गले में डालना चाहता है, भारत के देशद्रोहियों के माध्यम से जो पाकिस्तान के संपर्क में है। पूर्व में भी हमने देखा है कि हमारे यहां की कोई बात होती थी, उसका सबसे पहले जो विचार आता था वो पाकिस्तान में जाकर आता था। यहां तक कि यह भी देखा गया कि हमारे कांग्रेस के लीडर मणिशंकर अय्यर जी ने भी वहां जाकर के वक्तव्य दिए। दोस्तों, अगर ऐसा है तो मैं प्रधानमंत्री जी से चाहूंगा कि वो इसमें विशिष्ट ध्यान दें, हमारी गुप्तचर एजेंसियां हैं वो इसमें विशिष्ट ध्यान दें, क्योंकि इन धमकियों को हम साधारण रूप में नहीं ले सकते। वक्फ को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हम सामान्य रूप में नहीं ले सकते। इस देश के अंदर 1947 से जिस प्रकार से वक्फ को, शरिया को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ को, मुस्लिम पर्सनल लॉ में शरिया को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया गया है, जिस प्रकार से अपनी सत्ता के पोषण के लिए, सत्ता में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाया गया है, जिस प्रकार से देश को गजवाए हिंद की तरफ ले जाया गया है, वो वास्तव में विचारणीय है। दोस्तों, अभी हम बात आ जाते हैं वक्फ बोर्ड पर। उन्हें चिंता क्या है, उन्हें परेशानी क्या है? तो सिंपल सी बात है, वक्फ बोर्ड को चिंता यह है कि जो उसे एक्सट्रीम राइट्स दे दिए गए थे, कोर्ट्स के ऊपर भी राइट्स दे दिए गए थे, एक तरीके से इस्लामीकरण पूरी तरीके से कर दिया गया था। ना कोई इसकी जांच होगी, ना कुछ होगा, ना कोई जांच एजेंसी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। उस स्थिति में परिवर्तन होने से जो गजवाए हिंद की तरफ देश जा रहा था, उसका मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। और जो ये कथित विपक्षी पार्टियां हैं, वो उनका स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि उन्हें ना सनातन की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना अन्य देशवासियों की चिंता है। देश किस तरफ जा रहा है, उन्हें इसके से कोई लेना देना नहीं। उनके पास में ले दे करके एक ही आंसर रह जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कमी हो रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है। हो सकता है, दीज आर द अदर इश्यूज, लेकिन हम देश को एक व्यक्तिगत, एक विशिष्ट धर्म के कब्जे में नहीं जाने दे सकते। जो आप करना चाहते हैं, गजवाए हिंद वास्तव में केवल मुसलमान नहीं चला रहा, केवल इस्लाम नहीं चला रहा, गजवाए हिंद चला रही हैं सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज, सर्टेन राजनीतिक दल, जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार हैं। उन्हें अपनी भावी पीढ़ियों की कोई चिंता नहीं है। दोस्तों, जहां तक वक्फ की बात है, वक्फ में अधिकतर जमीनें वो हैं जो मुगल काल में कब्जाई गई। दोस्तों, क्या मुगलों को हम अपने
देश का सरपरस्त मान सकते हैं? क्या हम अपने देश की संपत्ति को उनकी संपत्ति मान सकते हैं? दोस्तों, मुगल आक्रांता थे, एक निर्विवाद रूप से, बिल्कुल एक तथ्यात्मक बात है, एक हिस्ट्री है, एक हमारे पास इतिहास है कि मुगल हमारे देश में केवल और केवल आक्रांता थे और आक्रमण के बल पर अपनी दमनकारी नीतियों को चला करके उन्होंने इस देश पर काफी लंबे समय तक कब्जा किया। हमारे ही संसाधनों का प्रयोग करके, चाहे वो मानवीय संसाधन हो या प्राकृतिक संसाधन हो, अब वो तो लूटी हुई संपत्ति का कैसा दान भाई। तो उन दावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता और यही वक्त की सबसे बड़ी चिंता है कि ना तो उनके पास में वो डॉक्यूमेंटेशन है और केवल वो ही नहीं, अगर बात की भी संपत्ति है तो वक्फ या दान की हुई संपत्ति कितनी है? दान की हुई संपत्ति बहुत थोड़ी सी रह जाती है। उन्हें पता है कि ये सारी चीजें सामने आने वाली है। जो गजवाए हिंद का मार्ग उन्होंने चला रखा था, जो गजवाए हिंद के मार्ग को वो प्रशस्त कर रहे थे, वर्तमान सरकार ने आकर के उस गजवाए हिंद के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है और मुस्लिम जगत की सबसे बड़ी चिंता यही है कि गजवाए हिंद जो चलता चला जा रहा था, चाहे वो लैंड जिहाद के रूप में, चाहे वो पॉपुलेशन जिहाद के रूप में, चाहे वो लव जिहाद के रूप में हो, चाहे वो डायरेक्ट फोर्सफुल आतंकवाद के रूप में हो, चाहे वो गली मोहल्लों में टेरर बनाने के रूप में हो, चाहे वो धीरे धीरे सघन मुस्लिम बस्तियां बनाने के रूप में हो, चाहे वो मदरसों को ट्रेनिंग सेंटर के रूप में डेवलप करने के रूप में हो, चाहे वो मस्जिदों को युद्ध के लिए, भावी युद्ध के लिए तैयार करने की रणनीति के रूप में हो, चाहे वो अजान के नाम पर लोगों को एक साथ गैदर करने के लिए अभ्यस्त करने के रूप में हो। दोस्तों, इसका मार्ग अवरुद्ध होने जा रहा है और अवरुद्ध हुआ है, उनकी सबसे बड़ी ये चिंता है। और गजवाए हिंद की तरफ जो देश को वो ले जा रहे थे, उसका मार्ग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ है। आज हम सीएए की बात करते हैं, आज हम एनआरसी की बात करते हैं, आज हम एनपीआर की बात करते हैं, आज हम किसी पैरेलल, आज हम किसी समानांतर व्यवस्था की बात नहीं करते, आज हम कोई समानांतर संवैधानिक व्यवस्था की बात नहीं करते, आज हम पर्सनल लॉज के नाम पर शरिया को संरक्षण की बात नहीं करते, आज हम बात करते हैं यूनिवर्सल सिविल कोड की, आज हम बात करते हैं सभी के लिए समान नागरिक संहिता की, आज हम एक संविधान की बात करते हैं। नाम बाबा साहब का संविधान है, लेकिन वो बाबा साहब के संविधान पर नहीं चलना चाहते, वो एक समानांतर संवैधानिक व्यवस्था चाहते हैं, पर्सनल लॉज चाहते हैं और देश को इसे समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसमें पाकिस्तान अपना रोल आसानी से निभा पाता है और निभा रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी मुसलमान इसी श्रेणी में आते हैं, लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्थाएं अभी दिल्ली में कल देखने को मिली है, जंतर मंतर पर देखने को मिली है, उससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है कि उनकी रणनीति, भावी रणनीति बहुत ही खतरनाक हो सकती है और इसे अभी से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अभी से ये जांच करने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में उन लोगों, वो लोग जो इस तरीके की, जिन्होंने धमकियां दी हैं, वो कहीं पाकिस्तान के संपर्क में तो नहीं है। और इसके लिए हमें उनकी सारी कॉल डिटेल्स देखनी चाहिए, पुरानी कॉल डिटेल्स देखनी चाहिए, जिनसे उनकी बातें हुई हैं उनकी कॉल डिटेल्स देखनी चाहिए। हमें पेगासस का वास्तव में आज प्रयोग की आवश्यकता है। किसको बुरा लगता है, किसको अच्छा लगता है, इससे कोई मतलब नहीं है। देश की सुरक्षा यदि खतरे में है तो निश्चित रूप से हमें पेगासस का प्रयोग करना चाहिए। पेगासस का प्रयोग हमें
वास्तविक स्थितियों तक पहुंचा सकता है। और यदि वास्तव में विदेशी ताकतों का हाथ इन सब चीजों के अंदर है, तो निश्चित ही हमें बहुत ही कड़ाई से, क्योंकि हम एक और कश्मीर नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि इस्लाम के नाम पर फिर कोई डेमोग्राफिक परिवर्तन करने के लिए फिर से कोई चेंज किए जाए, फिर से कोई जिनोसाइड किया जाए। हमें अपनी गुप्तचर विभाग को, हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों को, चाहे उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या डायरेक्टली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हो, हमें करना चाहिए। हमें पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। हमें दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देना है। कठोरता कितनी होगी, मानक उसके क्या होंगे, निर्धारित करना सरकार का काम है। सरकार निर्धारित करे कि इस प्रकार के एजिटेशंस को, जो सीधा सीधा एक देश को धमकी देते हैं, देशवासियों को धमकी देते हैं, सरकार को धमकी देते हैं, इस प्रकार के एजिटेशंस को सहन नहीं किया जाएगा। उसे ताकत से कुचल देना ही बेहतर है। कितने सिर कुचले जाएंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश सुरक्षित रहना चाहिए, सिर सुरक्षित रहने की आवश्यकता नहीं है, उसके विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर वक्फ बोर्ड ने गलत तरीके से जमीनों को कब्जाया है, तो वो क्यों नहीं निकलनी चाहिए? सार्वजनिक संपत्तियां हैं, और जो उनकी दान की जमीन है उसे ले कौन रहा है? पहली बात तो आपको एक मुस्लिम राष्ट्र दे दिया गया, एक इस्लामिक राष्ट्र दे दिया गया, उसमें से आपने 2 राष्ट्र बना लिए। उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम है। यहां पर आपको रहने दिया गया। आज आप जनसंख्या बढ़ा करके, आज आप जिहाद का रूप लेकर के आप इस देश को भी कब्जाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? एक कब्र को 2.5 गज जगह मिलती है। अगर आप 20 करोड़ हैं तो कितनी जगह जाती है? 75 करोड़ के लगभग, 20 दूनी 40, 10 50 करोड़ गज जगह अगर केवल कब्र बनाई जाए तो जाती है। दोस्तों, इस पर बहुत गहनता और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ये देश मुगलों से नहीं चलने वाला है, ये देश औरंगजेब की कब्र से नहीं चलेगा। अगर लोकतंत्र भी है तो संविधान से चलेगा, यूसीसी से चलेगा, एनआरसी की आवश्यकता है, सीएए चल रहा है, एनपीआर की आवश्यकता है, और होगा वो। दोस्तों, सरकार से निवेदन, फिर से निवेदन कि इसमें ये देखना बहुत आवश्यक है कि कहीं इसके अंदर पाकिस्तान प्रायोजित कोई साजिश तो नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।